नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हिंदी साहित्य में। हिंदी साहित्य के तहत आज हम देखेंगे आप हुदरी। आप हुदरी का भाग 2 देखेंगे। यह आत्मकथा है लेखिका रमणिका गुप्ता जी का। उन्होंने जीवन को जिस प्रकार से जिया है वैसा लिखा है। वैसा साहस करना हर किसी के बस की बात नहीं है। भाग 1 में आपने देख चुका है, आज है भाग 2। यह लंबा है तो यह कई भागों में आपके सामने आ सकती है। 5 भाग 6 भाग ऐसे लगभग हो सकता है कि लग जाएं। तो आई होप आप उम्मीद बनाए रखेंगे। काफ़ी रोचक है और 2016 में यह प्रकाशित हुई है। आप हुदरी। आप हुदरी एक पंजाबी शब्द है जिसका अर्थ है अपनी शर्तों पे जीना। वाचन स्वर 19 का। आइए आज भाग 2 देखते हैं। भाग 2 में उपशीर्षक है बाल यौवन शोषण। बाल यौवन शोषण के बारे में लेखिका ने क्या लिखा है। आप हुदरी सच्चाई का आईना है, हमारे परिवार की, हमारे परिवेश की, हमारे समाज की। कई बार हमारी खुद की ऐसी कुछ सच्चाइयाँ होती हैं जिन्हें हम या तो देखना नहीं चाहते या फिर दिखाना नहीं चाहते। मतलब कभी कभी हम खुद याद नहीं करना चाहते या फिर कभी कभी लोगों से छिपाना चाहते हैं। मगर सत्य हमेशा से हमारे जीवन का अहम अंग रहा है, चाहे वह कितना ही विभत्स हो, घिनौना हो, विकृत हो। है तो सत्य। जिए गए जीवन का वह यथार्थ है जो भले ही अश्लील हो, घिनौना हो, विकृत हो, पर होता है तो यथार्थ ही। यथार्थ की विकृति को भी बयान किया गया है रमणिका गुप्ता जी ने, जो आप हुदरी में है। बाल यौन शोषण का ऐसा विषय है जो वर्तमान समय में हमारे समाज का बहुत ही गंभीर मुद्दा बन चुका है। देख रहे हो ना विनोद, कैसे दीवारों पे लिखा है निराश पुरुष मिले। यह छिपाया जाता है। ये जो हम लोगों के है सेक्स एजुकेशन के बारे में उतना खुलकर नहीं बताया जाता है, इसीलिए लिखा जाता है निराश पुरुष मिले। ऐसे ऐसे शब्द गुप्त मतलब शौचालयों में दीवारों पे ऐसे ऐसे शब्द लाइनें लिखी होती हैं और ऐसे ऐसे स्टिकर लगे होते हैं। सौतन से जादू, टोना टोटका, इससे छुटकारा, इस प्रकार से इत्यादि 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 बहुत सी चीज़ें आप समझ रहे होंगे, आपने कभी देखा होगा ज़रूर। तो आगे देखते हैं। बाल यौन शोषण का ऐसा विषय है जो वर्तमान समय में हमारे समाज का बहुत गंभीर मुद्दा बन चुका है। यद्यपि यह समस्या अभी प्रकाश में आई है, लेकिन इसके जड़ें काफ़ी गहरी एवं पुरानी है, जिसका चित्रण आप हुदरी में सत्यता के साथ हुआ है। आज के आपाधापी से भरे इस आधुनिक युग में माता पिता या परिजनों के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि वो बच्चों को पर्याप्त समय दे सके, उनकी बातें सुन सके। इस वजह से बच्चों को नौकरों एवं ट्यूशन शिक्षकों को सौंपकर अपने दायित्व का निर्वहन करना समझ लिया जाता है, किंतु यह विकृति तो सामंत युग में भी थी। रमणिका जी के पिताजी मिलिट्री में डॉक्टर थे, जो कि हमेशा ड्यूटी पर तैनाती के लिए घर से बाहर जाया करते थे और जब लौटते तो अपने समय का अधिकांश हिस्सा अपनी पत्नी के साथ ही बिताते। बीबी जी यानी रमणिका जी के माता, जो उस समय सामंती दोहमुहापन का शिकार थे, जहां सज धज कर पार्टियों क्लबों में जाना फैशन था। बच्चों को खाने पीने, नहलाने धुलाने, तैयार करने, सुलाने, हर काम के लिए नौकरों के अधीन कर दिया जाता था। दूसरी ओर माँ का गुस्सैल स्वभाव ही उनके बालमन पर चोट करता है, माता से भावनात्मक दूरी कायम करता। छोटी बच्ची प्यार पाने, सुरक्षा पाने को तरसती, तरह तरह के सवालों के जवाब खोजती। उसे कोई आश्रम न मिलता तो वह घर के नौकरों की ओर मुखातिब हो जाती। इस बात का फायदा नौकर भी खूब उठाते। प्यार जताने के बहाने बच्ची रमना के शरीर से खेलते, विकृतिपूर्ण हरकतें करते। मुझे रात भर ऐसा लगता रहा जैसे कोई सांप मुझे लपेटे जा रहा है। एक डर सा मन में समा गया। अगले दिन मैंने जिद ठान ली थी कि मैं बीबी जी के पास सोऊंगी, रामू के पास नहीं। रामू उसका नौकर, बीबी जी उसकी माँ। इन सब घटनाओं की वजह से अबोध बच्ची के मन में भय, असुरक्षा और भीरुता के बीज उत्पन्न हो गए। इन अप्रिय संस्कारों की वजह से एक तरफा उनका स्वाभाविक विद्रोह हो गया, तो दूसरी तरफ सेक्स के प्रति ढीला ढाला दृष्टिकोण भी उनके अवचेतन मन में कहीं बैठ गया। एक आर्य समाजी मास्टर ने तो शिक्षा की गरिमा, प्रतिष्ठा और सम्मान को कलंकित करके रख दिया। शिक्षक को माता पिता के पश्चात दूसरा अभिभावक माना जाता है। जब अभिभावक ही रक्षक होने के बजाय भक्षक हो जाए तो बाल मन पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। देखिए लेखिका रमणिका गुप्ता के जीवन में क्या क्या घटनाएं घटी। मास्टर उनके माता पिता का अपने ऊपर विश्वास का नाजायज फायदा उठाता। वह बालिका रमणिका को प्रारंभिक के 2 वर्षों तक अपनी गंदगी छुअन से ही परेशान करता रहा। प्रारंभिक 2 वर्षों तक तो वह अपनी गंदगी छुअन से ही परेशान करता रहा। उसकी धृष्टता इस हद तक थी कि वह रजाई में घुसकर सबके सामने चुपके से रजाई में घुस के
सबके सामने चुपके से ऐसी अश्लील हरकतें करता और किसी को भी उस पर शक ना होता। विश्वास था, लेकिन शिक्षक के नाम पे कलंक था। वह पापा जी और बीबी जी के नाक तले मेरी रजाई में घुसकर बैठ जाता था। पापा जी बीबी जी के नाक तले, अच्छा। पर उस मास्टर, मतलब विश्वास था कि मास्टर ऐसा नहीं करेगा। पर उस मास्टर पर पापा जी और बीबी जी को इतना विश्वास था कि अगर मैं उसके बारे में कुछ बोलती भी तो वह झूठ माना जाता। उसके खिलाफ बोलने का मतलब था मार खाना। पहले था, बहुत मार खाते थे। अपनी पुत्री की जगह मास्टर पर विश्वास करना, हाँ, मास्टर जो कहेगा वही। बालिका के कोमल मन की था लेने की कोशिश न करना, उसे पर्याप्त समय न देना और उसके साथ दोस्ताना रवैया न रखना कुछ ऐसी वजहें थी जिसके लिए बालिका रमना पर हुए बाल शोषण की जिम्मेदारी उनके माता पिता पर डाली जा सकती है। मास्टर उसे प्रेम पत्र की धमकी देकर, जो कि रमणिका जी के किशोरावस्था की दहलीज पर बलराम नाम के लड़के को लिखती थी। मास्टर उसे प्रेम पत्र की धमकी देकर, अच्छा, रमणिका जी किशोरावस्था में बलराम को चिट्ठी लिखती थी तो मास्टरवा उसको धमकी देकर देकर उनसे हर गलती सही हरकतें करवा लेता, गलत सही हरकतें करवा लेता कि अच्छा तो हम माता पिता को बता देंगे कि बलराम को चिट्ठी लिखती हो। तो मास्टर अपना गलत सही काम करवा लेता था उनसे। हाँ 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 हाँ, करवाना एवं अपने कुत्सित यौन यौन कुंठाओं को पूरा करना। यौन कुंठ, मास्टर वो बहुत हरामी था। मास्टर के नाम पे कलंक था, ऐसा कुछ आज भी है, तो सतर्क रहना चाहिए। वह सारी सारी रात तो ऊपर खिलवाड़ करता रहा, फिर जबरन संबंध भी कायम कर लिए। अच्छा, सारी सारी रात तो ऊपर खिलवाड़ करता रहा, फिर जबरन संबंध भी कायम कर लिए, यहाँ तक कि उनकी छोटी बहन को भी नहीं बख्शा। उस कमीने मास्टर ने उस बच्ची को उसके इस हरकत ने उस गंदी आदत का आदी बना दिया था। अच्छा, फिर मास्टर का चेहरा गौड़ होता गया और रह गया सांप। तब से मैं बिना चेहरे वाली उस हरकत में इतना लिप्त हो गई कि वह एक आदत बन गई जो छूटती न थी। बालपन में ही सेक्स के प्रति एक भूख सी जग गई थी। यौन सुखों के चाहत ने अपराध बोझ सा भर दिया था और था उनके भीतर। उनकी सुचिता कई बार टूटी और टूटन ने एक निरर्थकता का बोध भी रमणिका जी के मानस में भर दिया। उस अपराध बोध ने उनमें खुद के प्रति हीन भावना जगा दी, जिससे उबरने में उन्हें काफ़ी वक्त लगा। हीन भावना तो आता ही है। रिश्तों की सत्यता अधिकतर है वो आपका अगला उपशीर्षक। आप हुदरी आत्मकथा साहसिकता की मिसाल है, जिसके कारण लेखिका के पारिवारिक रिश्तों पर प्रश्न चिन्ह भी उठ खड़े हुए हैं। रमणिका जी का व्यक्तित्व तो बुरी तरह बेबाक और पारदर्शी रहा है, इसलिए उन्होंने अपने पारिवारिक संबंधों के रहस्य को भी उजागर करने में झिझक नहीं दिखाई है, जो उनके परिवार की मान प्रतिष्ठा को कटघरे में खड़ा कर सकती हैं। कई लोगों की होती हैं, लेकिन सब लोग खुल के नहीं सामने आते। सबसे पहले उन्होंने अपने पिताजी के संदर्भ में लिखा है, वह लिखती हैं कि उनके पापा जी के कई औरतों से संबंध थे। अर्दलियों की बीवियाँ, दूर पास के रिश्तेदारों की बहुएं और लड़कियां, सबसे उनका रिश्ता था। उन्हें ऐसा लगता था कि इन सब की भरपाई के लिए वह अपनी पत्नी यानी बीबी जी के प्रति प्रेम, भक्ति और वफादारी का प्रदर्शन किया करते थे। परंतु बालिका रमना को इन सब बातों का कोई मलाल न था। शायद बीबी जी से मिली बेरुखी की वजह से अपने पिता को दूसरी औरतों के साथ देखना अच्छा लगता था। पापा जी अब अपनी सहेलियों से चुपके चुपके मिलते तो मुझे बहुत अच्छा लगता। स्वभावतः चुप रहकर तथा बीबी जी को पता न लगने देकर मैं उनसे दिन भर खाई गालियों का एक किस्म का बदला ले लेती। संतरा नाम की एक हरियाणवी स्त्री के साथ अपने पिता के संबंधों को भी उन्होंने खुल कर लिखा है। संतरा संतरा तो यार खाने वाला चीज़ है। 10 वर्षों से बाद स्त्री को अब सास ससुर से दूसरे विवाह की धमकी मिली तो वह हिल गई, वह हिस्टीरिया का मरीज बन गई। रमणिका जी के पापा जी के पास आई इलाज कराने। संतरा को बच्चा चाहिए था और उसका पति उसे बच्चा नहीं दे सकता था। उनके पापा जी ने उसकी यह परेशानी दूर कर दी। सुई लगवा कर आती हूँ कहकर पापा जी के कमरे में घुस जाती, थोड़ी देर में बाहर आती तो चोली बांधती या फिर घघरी संभालती। अच्छा, चोली बांधती या फिर घघरी संभालती। उसका हिस्टीरिया और बचपन दोनों खत्म हो गया। अपने नाना और मौसी के रिश्ते को तो वह कभी समझ ही नहीं पाए। नाना और मौसी, वह रिश्ता नैतिक था या अनैतिक? सामान्य पिता पुत्र प्रेम था या फिर फ्रायड के विचारधारा के प्रभावित स्त्री पुरुष संबंध?
यह बात पहेली की तरह रह गई बालिका रमना के लिए। मौसी दीवान साहब की बेटी होने के नाते काफ़ी सुख सुविधा एवं रौब दाब से रहने वाली महिला थी। प्रकृति ने उन्हें शारीरिक सुंदरता भी प्रदान की थी, इस वजह से एक अभिमान से सराबोर रहती थी। सही बात है, अभिमान जिससे रहेगा, जो सुंदर होगा उसे अभिमान रहता ही है। अपने कलाकार पति, यह स्वाभाविक है, मानवीय प्रवृत्ति है। अपने कलाकार पति के प्रति उनके मन में कोई लगाव या इज्जत नहीं थी। उन्होंने, क्योंकि उन दिनों कलाकार को हे दृष्टि से देखा जाता था। जमींदार, दीवान या फौजी अफसरों की ही इज्जत थी। पति से बनी नहीं तो स्वाभामिनी मौसी बच्चों समेत हमेशा के लिए मायके चली गई। जीवन साथी के सुख से वंचित होकर, कभी कभी उदास होकर नाना के रूप में सहानुभूति ले जाती या फिर अपना दर्द बांटने के लिए नाना से बात करती। लेकिन जब नाना और मौसी के रिश्तों को लेकर परिवार में कानाफूसी होने लगी तो बच्ची रमना को यह सब बड़ा अजीब लगा। अजीब तो है यार, नाना से कैसा रिश्ता? मौसी नाना मतलब कि पिता पुत्री। मुझे नहीं भूलता कभी मौसी का नाना के बाहर वाले कमरे में चुपचाप चले जाना और सलवार टूंगते या गाल पोंछते बाहर आना। एक बार रमणिका जी के चचेरे भाई ने जब उनके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, अच्छा, तो उनके मन में रिश्तों की कसौटी में गहरी दरार पड़ गई। रिश्तों के पर्दे चाक चाक हो गए। भाई बहन के रिश्तों का आदर्श टूटा तो उनकी बड़ी चुभन हुई। उस गंदी हरकत ने उन्हें ग्लानि से भर दिया। भाई बहन का तो ऐसा भी हो सकता है? हम तो यह ऐसी कहानी पहली बार पढ़ रहे हैं। इतना खुलापन। आगे के अध्याय में उन्होंने अपने पति वेद प्रकाश गुप्ता का उनकी भाभी के साथ नाजायज़ संबंधों का भी जिक्र किया है। अपने पति वेद प्रकाश गुप्ता का भाभी के साथ, अच्छा। कायस्थ होकर भी वे कहीं ना कहीं सामंती सोच से लिप्त थे। कायस्थ होकर भी कहीं ना कहीं सामंती सोच से लिप्त थे। कायस्थ मुझसे यह प्रश्न पूछा गया था, व्हाट इज कायस्थ? तो आगे मैं कायस्थ बता देंगे डिटेल में कभी समय मिला तो। कायस्थ होकर भी वे कहीं ना कहीं सामंती सोच से लिप्त थे। सामंत मतलब कि आपको किसी के अंडर में काम करना, सामंत कह सकते हैं। महत्वाकांक्षी और स्त्री पुरुष को बराबरी का दर्जा चाहने वाली पत्नी कभी उनकी आदर्श नहीं रही। उन्हें वे सारे गुण अपनी भाभी में दिखे जो एक अहमवादी पुरुष देखना चाहता है। कुशल गृहिणी, किफ़ायत से घर चलाने वाली, नौकर की तरह खुद खटने वाली, सवाल और बहस न करने वाली भाभी आदर्श पत्नी का जीता जागता उदाहरण लगी। उनकी भाभी भी सास के जुल्म और पति की मार से त्रस्त थी। एकमात्र सहारा अपने देवर वेद प्रकाश को मानती, उन्हीं से पति का प्यार और सम्मान पाती। एक दूसरे के प्रति प्यार और सम्मान न जाने कब स्त्री पुरुष संबंधी की हदों को पार कर गया, पता ही नहीं चला। भाभी प्रकाश के कॉलेज से आने की राह ताकती रहती। उनके आते ही चुपचाप टेबल पर चाय लाकर रख देती थी। स्नेह से नाश्ता भी परोस देती थी। कभी प्यार से मुंह में कुछ खिला देती और उनका जूठन खुद खा लेती। भाभी के पति बाहर ही रहते थे, उनके पास प्रकाश ही होता था। भाभी की छोटी बेटी तो प्रकाश की ही बेटी थी। अच्छा, अब क्या पता, उस समय टेस्ट वेस्ट थोड़ी होता था कि किसकी बेटी है। बचपन में इतने सारे खुले प्रणय संबंधों को देखकर बालपन में, अब देखिए किस एक घर में ऐसे खुले प्रेम प्रसंग देख रही है बच्ची रमणिका, लेखिका रमणिका गुप्ता, तो फिर उसके बालमन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। बचपन में इतने सारे खुले प्रणय संबंधों को देखकर बालपन में अजीब अजीब से जिज्ञासाएं, कौतूहल पनपने लगे। यद्यपि इन दोनों माता पिता खुलकर एक दूसरे को प्रेम प्रदर्शित नहीं करते थे, आज भी नहीं करते, गाँव में खासकर, शहरों में भी नहीं करते होंगे। बच्चों के सामने यह सब वर्जित था, अब भी वर्जित है। लेकिन रमणिका जी के घर में उनके पापा जी और बीबी जी के संबंधों में खुलापन था। घर के अन्य परिवारजनों को लुक छिपकर यौन संबंधों में लीन देखा तो लुक छिपकर यौन संबंधों में लीन देखा तो बच्चों के मन में कौतूहल जगा। रिश्तों की सच्चाइयाँ जानने का, स्त्री पुरुष के अंग प्रत्यंगों के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर मम्मी पापा का खेल खेला। देखिए, बिल्कुल ही स्वाभाविक है, और जब किसी के साथ ऐसा होता है तो यह सब स्वाभाविक घटना, स्वाभाविक जिज्ञासाएं किसी के मन में उठती हैं प्रत्येक लोगों के मन में। बच्चों के मम्मी पापा वाला खेल तो आम बात है, लेकिन रमणिका जी और दोस्तों का वह खेल बच्चों की मासूमियत से कहीं आगे जाकर यौन जिज्ञासाओं से भरा हुआ कदम था, जो कि थोड़ा विद्रूप सा लगता है। उसका वर्णन पढ़ने के पश्चात, हमसे तो आपने हमारी कच्ची खुलवा ली, अब आपकी बारी है। हमसे तो आपने हमारी कच्ची खुलवा ली, अब आपकी बारी है। अपनी सलवार खोलो।
खातून की सलवार भी मैंने खोल दी। कुछ खास फर्क न था, सिर्फ वहाँ बाल उगाए थे। यही बनेगी मम्मी, मैं बोली। बीबी जी अब जब नहाती हैं तो उनके बाल भी ऐसे होते हैं। ऐसे ही कई प्रसंग हैं जो पढ़ने पर विद्रूप से लगते हैं, पर इनके पीछे का मनोविज्ञान यही है कि सेक्स दुनिया की सबसे लुभावनी आकर्षक चीज़ होने के साथ साथ सारी अश्लीलताओं, कुत्सित यौन ग्रंथियों, अधूरी इच्छापूर्ति का भोला तरीका भी है, चाहे रिश्ते जैसे भी रहे हों रमणिका जी के खुद परिवारजनों के साथ या फिर परिवारजनों का आपस में। अब देखते हैं सामंती सोच का क्या प्रभाव रहा है। सामंती अभिजात वर्ग में जन्मी रमणिका गुप्ता अगर चाहती तो उच्च वर्ग के सारे ऐशो आराम, प्रभाव, प्रतिष्ठा का सुख भोग सकती थी, मगर उस बच्ची रमना ने संघर्षों से भरे रास्तों को विकल्प के रूप में चुना, क्योंकि इस पर ही चलकर समस्त मानव जाति के प्रति संवेदना रखी जा सकती थी, सबसे प्रेम प्रदर्शित किया जा सकता था, भले ही इसके लिए उन्हें अपने परिवार और तत्कालीन समय के सामंती सोच से जूझना पड़ा हो। लीक से हटकर सोच के कारण अड़ियल, जिद्दी आदि उपन्यासों से भी पुकारा गया आदि उपनामों से भी उन्हें पुकारा गया, मगर इसका कोई मलाल नहीं रहा अपने हृदय में, उनके हृदय में। बचपन से लेकर अब तक वह ऐसी लेखिका रही हैं जो भारतीय समाज की जटिल पारिवारिकता, सामाजिकता के बीच फल फूल रहे ताकतवर प्रतिसत्ता को लगातार चुनौती देती रही। भले ही इन कठिन राहों पर अकेले चलना पड़ा हो उन्हें, इसका कोई गम नहीं। वहीं रमना वहीं अकेली खेलती, वहीं अकेली दौड़ती, अकेले झगड़ती और बिसूरती हुई या फिर भीड़ में जूझती हुई बहस करती एक दुबली पतली मरियल सीधी सादी भोदू सी लड़की। पर उसे रमना ने ही पहुंचाया है, जो जिद्दी है, बुरी है या खराब अथवा बुद्धू का लाने पर भी हंस या मुस्कुरा देती, पर अपनी बात पर अड़ी रहती। रमणिका जी का सामंती परिवेश में ही लालन पालन हुआ, सामंतवाद को बहुत करीब से जानने समझने का मौका मिला। वह सामंतवाद के अच्छे बुरे सारे पहलुओं से अवगत थी। बड़ी ही तटस्थता से रमणिका गुप्ता ने सामंती सोच को परिभाषित किया, सकारात्मक हो या नकारात्मक हर दृष्टिकोण पर गौर किया। वीरता, शौर्य, फराख दिली, दान, मान सम्मान सब सामंती गुण हैं और इनके साथ जुड़े हैं अभिमान, गुस्सा, बर्बरता, शोषण और अपने को सबसे श्रेष्ठ समझने की ग्रंथि और दया। रमणिका जी को एक ही परिवार के अंदर शारीरिक सुंदरता के आधार पर प्यार का बंटवारा मिला, उपेक्षा की कड़वे घूंट मिले, हे दृष्टि का दंश मिला, अपमान के कांटे भी मिले, तो उस परिवार को अनंत प्यार के झोंके अथाह आसक्ति की आधियाँ भी मिली। रमणिका जी को इस दोहरेपन का ज़्यादा शिकार इसलिए होना पड़ा क्योंकि उन्होंने सामंती व्यवस्था के तहत जो जीवन आदर्श या कहे नियम कानून लड़कियों स्त्रियों के लिए निर्धारित किए गए थे, उन्होंने उन पर चलने से इनकार कर दिया। दुनिया की दूसरी संस्कृतियों की तरह सामंतवाद ने भी स्त्रियों के साथ व्यवहार का मापदंड स्थापित कर रखा था। विश्व की अधिकतर संस्कृतियां स्त्रियों को संपत्ति ही समझती आई हैं। सामंतवाद इससे परे नहीं था। रजवाड़ों, जमींदारों और उच्च घरानों में जो भी केस मुकदमे आदि लड़े जाते थे, उनमें से अधिकांश की वजह जमीन के साथ साथ औरत भी होती थी। सामंतों के लिए स्त्रियां निसंदेह संपत्ति ही होती थी, लेकिन व्यवहार का स्तर थोड़ा नफासत भरा होता था, चूँकि दिखावा, आडंबर, दूसरे लोगों की नज़र में अच्छा बनने का ढोंग, जो कि सामंती परिवेश का प्रमुख गुण था, इसकी वजह से वे अपने घर की औरतों से इज्जत से पेश आते थे। सामंती घरानों में निम्न तबके या दलितों की तरह स्त्रियों के साथ मारपीट, जबरदस्ती, गाली गलौज तो नहीं होता था, मगर औरत का यौन शोषण जरूर होता था, वह भी बड़ी होशियारी के साथ। औरतों से पेश आने के अलग अलग स्तर पर अलग अलग तौर तरीके हैं। एक तरीका जो सभी जगह समान है वह है औरत का यौन शोषण। बड़े छिपकर शालीनता की ओट में सब कुछ करते हैं और आम लोग खुले आम सब कुछ करते हैं। यह दोहरे मापदंड की दोहरी दुमुही चाल मेरे मन में बचपन से ही चोट करती थी। सामंती परिवार बड़ी ही चतुराई से औरतों का घर या बाहर दोनों जगह उपभोग करता था। घर की पत्नी को इतना आदर, इतना तवज्जो, इतना ऐश्वर्य प्रदान करता कि वह अपने पति के प्रेम में मदान्ध हो जाती थी। इतनी मदान कि घर से बाहर पति किसी के भी साथ अय्यासी करे, कोई गिला शिकवा नहीं। अगर कोई गिला शिकवा करे भी तो पुरुषों के पास घर की स्त्रियों को मनाने के लिए एक से बढ़ के एक हथकंडे होते थे, जिसे पत्नियां फिसल ही जाती थी। विद्रोह की कोई संभावना नहीं रहती थी। रमणिका जी के पापा जी का स्वयं काफ़ी स्त्रियों से संबंध था, जिसकी क्षतिपूर्ति वे बीबी जी यानी पत्नी के हर नाज नखरे उठाकर करते। घर परिवार संबंधी छोटी छोटी बातों में अपनी पत्नी की बात को ही सर्वोपरि रखते, उसे खुश रखने की कोशिश करते थे, ताकि उनके घर बाहर दोनों तरफ संबंध बड़ी ही शांति के साथ बिना किसी हो हल्ला के चल सके। ऐसा करते समय उनके मन में कोई अपराध बोध भी नहीं उत्पन्न होता था। घर में औरत को आदर, प्रचुर प्रेम के चश्मे, बाहर अय्यासी से सराबोर सागर। औरत का दोनों रूपों में भोग, पत्नी का पावन रूप, प्रेमिका का अनुराग, वीरांगना की आसक्ति, पुरुष सभी का बिना अपराध बोध के उपभोग करता था।
सामंती परिवार की औरतों का लालन पालन ही इस तरह होता था कि उन्हें जन्म से लगता था कि पुरुष वर्ग हर हिसाब से स्त्री वर्ग से श्रेष्ठ है। पुरुष का वही करता धरता है। अगर पुरुष घर की स्त्रियों को रोटी कपड़ा और मकान की सुविधाएं आसानी से मुहैया करवा देता है तो वह उसकी दरिया दिली है। स्त्रियों को क्या चाहिए? पिता या पति का नाम, एक घर, एक सुरक्षा। इनसे परे घर का मर्द क्या करता है क्या नहीं, इससे घर की स्त्रियों को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। सामंती घरों में मर्दों के अय्यासी के खिलाफ स्त्रियां कुछ बोलती नहीं थी। दादी, माँ, बहन या फिर पत्नी हो, सब कुछ जानकर भी अनजान बनी रहती थी। कहीं न कहीं उन्हें ऐसा लगता था कि मर्दों के अनेक प्रणय संबंध उनके मर्दानगी के गुण हैं। अगर कुछ मामलों में स्त्रियों के हस्तक्षेप करती तो मार खाती। रामणिका जी के ताऊ जी अफ्रीका में रहते थे। अच्छा, ताऊ जी मतलब कि बड़का पापा, बड़का बाऊ। बेशुमार दौलत और स्त्री कामगारों की सुलभता से वे काफ़ी अय्याश हो चुके थे। उनका नौकर इंद्र हर रोज़ उनके रेस्ट हाउस में बदल कर औरतें या फिर लड़कियां लाता। यह बात जब ताई जी को पता चली तो उन्होंने विरोध करना चाहा, मगर मार खाकर बेचारी चुप हो गई। सामंती परिवार प्रेम के संबंध जब दो मुहापन सामने आया तो रमणिका जी का मन कचोटा। एक तरफ विवाहेतर संबंधों को रखने की जैसे खुली छूट हो मर्दों को, मगर विवाह परिवार की मर्जी से ही किया जाता था। अच्छा, मतलब विवाह के बाद कई संबंध रखते थे लेकिन विवाह परिवार की मर्जी से ही करना होता था। पूरे नाम झाम एवं दिखावे के साथ प्रेम विवाह की स्वीकृति कतई नहीं थी। रमणिका जी के मझले भाई का जब ब्रिगेडियर की बेटी से प्रेम प्रसंग चलने लगा का रमणिका जी के मझले भाई का जब ब्रिगेडियर की बेटी के साथ प्रेम चलने लगा तो पूरे घर में हंगामा मच गया। इसी सामंती रुख पर लेखिका ने कई टिप्पणी की है। प्यार करने वालों को तो सबसे गुनाहगार मान लिया जाता था, मर्यादा भंजक, परंपरा तोड़ के परिवार की इज्जत मिटाने वाला। हालांकि चचेरी ममेरी बहनों के साथ छेड़खानी, भाभीियों के साथ भद्दे मजाक खुलेआम चलते थे और अवैध रिश्ते भी बनते बिगड़ते रहते थे। सब क्षम्य थे, पर चोरी चोरी हो तभी तक। जो मर्जी हो करो पर स्वीकार मत करो। अभिजात संबंधी घरानों का ताल्लुक अंग्रेजों से भी रहा। इस समुदाय का पेशा ज़्यादातर जमींदारी, रैयतवाड़ी या दीवानी थी, तो ब्रिटिशों का उनके घरों में आना जाना आम बात थी। इस दरमियान सामंती घरानों में यूरोपियन मानसिकता और छद्म आधुनिकता ने पैर पसार लिया था। जाहिर सी बात है कि जब अंग्रेज आ रहे हैं तो उनके विचार और जो पश्चिम सभ्यता है वह तो आएगी ही। रमणिका जी के पापा जी उनकी बीबी जी को देर रात के क्लबों में, पार्टियों में भी ले जाते, लेकिन बाहर आते जाते समय पर्दे का काफ़ी ख्याल किया जाता। तांगे बग्घी भी चारों तरफ से बंद वाले ही इस्तेमाल किए जाते थे। यूरोपियन संस्कृति के संपर्क में आने पर सामंती परिवारों ने अंधाधुन उसकी नकल शुरू की। खुद को आधुनिक सिद्ध करने के लिए इस यूरोपियन संस्कृति को बिना सोचे समझे अनुसरण करने पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों परिणाम आए। छोटी छोटी बातों से ऐश्वर्य और तामझाम का प्रदर्शन किया जाता था। किया जाता था कहाँ पहुँचे किया जाता था साज सजावट और रूप श्रृंगार पर पहले से भी अधिक खर्च किया जाने लगा। लेकिन दूसरी तरफ आत्म स्वाभिमान की ललक भी उनमें बढ़ गई। अतिथियों को भरपूर आदर सत्कार दिया जाता, उनकी मेहमान नवाजी में कोई कसर नहीं छोड़ी जाती। यूरोपीय संस्कृति की मूल्यहीन अंधाधुन नकल में रिश्तों की अवमानना, वैभव, ऐश्वर्य, पैसों के मोह के साथ साथ सामंती फराग दिली, खुश मिजाजी, मेहमानवाजी तथा राजा से भी लड़ने की हिम्मत, पद त्याग करने की सीमा तक तने रहकर जीने के तौर तरीके। रमणिका जी को सामंती व्यवस्था की जो एक बात सबसे ज़्यादा खटकती थी वह यह थी कि खुद को उच्च कुल का मानकर बाकी सारे निम्न तबकों को अपने से हीन दर्जे वाले मनुष्य समझना। छोटी जाति वाले या निम्न तबके वाले मजदूर, किसान, नौकर, अर्दली बात बात पर जलील किए जाते थे। नौकरों को तो खासकर एकदम हीन समझा जाता था। स्त्रियां भी खुद को इस सामंती सोच से परे नहीं रख पाती थी। उनकी बीबी जी नौकरों को अपने से छोटा समझकर संवेदनहीन बनकर पेश आती थी, तो यह बात बच्ची रमना को पसंद नहीं आती थी। हाँ, तो सामंतवाद की सबसे पुरानी विशेषता थी सारे मूल्यों, नियमों, प्रथाओं को वह खुद ही गढ़ना और फिर अपनी सुविधानुसार उसे तोड़ मरोड़ भी लेना। अपनी फायदा, अपना प्रतिष्ठा जिसमें नजर आती वहीं सामंतियों के लिए नए नियम, नए मूल्य हो जाते थे। इस बात का उदाहरण रमणिका जी को अपने परिवार में भी मिला। जब उनके बड़े भैया ने अपनी पत्नी को नृत्य सीखने की इजाज़त दी, उनके बड़े भैया ने अपनी पत्नी को नाच सीखने की इजाज़त दे दी, तब घर में कोहराम मच गया। अरे हाय राम, हाय राम। उन दिनों स्त्रियों का यूं नाचना, गाना, स्टेज शो करना सामंती परिवार की इज्जत में धब्बा माना जाता था।
जब उनकी भाभी के नृत्य का स्टेज शो पटियाला में होने वाला था, मतलब पंजाब में, पटियाला पंजाब में, तो बीबी जी यानी उनके सास ने घर में खूब हंगामा किया। इस पर नाना जी ने उन्हें समझाया और भाभी को अपना प्रोग्राम करने की इजाज़त मिल गई। पुरातन पंथी नानी जी नानी जी नानी जी की सोच में यह उदारता रमणिका जी को हजम नहीं हुई। तब उन्हें पता चला कि भाभी नृत्य कला में काफ़ी पारंगत हो चुकी थी। उनके कला की ख्याति का बखान समाचार पत्रों पत्रिकाओं में होने लगा, जिससे वह जिस परिवार से जुड़ी थी उनका नाम भी काफ़ी होता। नाना जी का यह प्रतिष्ठा की खातिर और खुद को आधुनिक साबित करने की होड़ में अगुआ कहलाने के लिए इजाज़त भाभी को मिली थी। शोहरत का एहसास एक नया मूल्यबोध लेकर उनके सामंती संस्कार में जुड़ गया था। इस नव मूल्यबोध को उनके सामंती संस्कार ने तत्काल स्वीकार कर लिया, चूँकि यह भी उनके अहम की तुष्टि करता था, उनके दम्भ को हवा देता था। और आखिरी पड़ाव पे हैं भाग 2 के। इसके बाद भाग 3 देखेंगे आर्य समाज का प्रभाव, लेकिन भाग 2 आज देखेंगे। कुछ चंद लाइनें और हैं। लेखिका ने महसूस किया कि आज के बाजारवाद और उपभोक्तावाद तथा सामंतवाद में ज़्यादा अंतर नहीं है। पुराने मूल्यों को नया चोला पहनाकर उन्हें बिकाऊ माल बनाना दोनों के लिए आम बात है। दरअसल भारत में बाजारवाद और उपभोक्तावाद का प्रभाव सामंती सोच का हथियार बनकर ही हुआ है। बाजारवाद और उपभोक्तावाद। तो भाग 2 आप हो उधरी। लेखिका रमणिका गुप्ता, वाचन स्वरवनी सही आज समाप्त हुआ। भाग 3 के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। आपको यह भाग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।